आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। इसको सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करेंगे। इसलिए कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास हम फैक्टराइजेशन का मेथड उस इक्वेशन पर अप्लाई कर सकते हैं जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जो सेकंड इक्वेशन होगी वो लीनियर इक्वेशन होगी, और जो थर्ड लास्ट टर्म हमारे पास होगी वो हमारे पास कांस्टेंट होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होगा, मल्टीप्लिकेशन के मेथड को अप्लाई करना होगा, फिर ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होगी, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, फिर हम उसके बाद उसके ऊपर फैक्टराइजेशन के मेथड को अप्लाई करेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ फैक्टर्स। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर x है, x 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 3x² बन जाएगा। जब यही x फर्दर इक्वेशन नेक्स्ट पे अप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -5x। ये टर्म हमारे पास सॉल्व होगी, 3x - 5x हमें मिल चुका है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो x है ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x² बन जाएगा। जब यही x 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 7x बन जाएगा हमारे पास। अब -6 के साथ जब होगा तो -6x, और जब यही -6x 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बन जाएगा -42। अब हमारे पास ये टर्म्स आ गई हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में राइट साइड की तरफ भी कुछ टर्म्स हैं और कुछ लेफ्ट की तरफ टर्म्स हैं। जबकि हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो हमें जो लेफ्ट साइड पर जो टर्म्स हैं उनको राइट साइड की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो ये जो सारी टर्म्स आपको नजर आ रही हैं इनको हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड की तरफ, उसे क्या कहते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर देंगे। तो यहाँ पर इनके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। आप देख सकते हैं एज इट इज मैंने इनकी साइड को चेंज कर दिया है तो यहाँ पर इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये कुछ हद तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हमारे पास जो टर्म्स है यहाँ पर टर्म्स रिपीट हो रही है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक टर्म्स जो है इस इक्वेशन में वो 2 है, जबकि हमारे पास जो लीनियर टर्म है वो 3 है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो सिर्फ एक है -42। अब देखें यहाँ पर 3x² एक टर्म होगी हमारे पास क्वाड्रेटिक, ठीक है। फिर उसे क्या कहते हैं -x²। ये 2 टर्म्स हमारे पास कौन सी हो गई है, क्वाड्रेटिक टर्म्स हो गई हैं। और बाकी हमारे पास जो है ये हमारे पास यहाँ पर 5x - 7x + 6x, ये टर्म्स जो है हमारे पास, ये टर्म्स मेरे पास लीनियर टर्म्स है। मैं क्या करूँगी, जो लीनियर टर्म्स हैं उनको एक साथ कंबाइन कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे। ये तो साइन पे डिपेंड करता है कि उनको ऐड किया जाएगा या फिर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। और जो हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं उनको हम कंबाइन करके लिख लेंगे, और -42 को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ कोई दूसरी टर्म हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये जो टर्म थी क्वाड्रेटिक टर्म्स को कंबाइन करके लिख लिया है, और यहाँ पर जो टर्म्स है ये हमारे पास है लीनियर टर्म्स। लीनियर टर्म्स को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। -42 एज इट इज आगे, तो इसके साथ नेक्स्ट कोई टर्म नहीं मौजूद, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर 3x में से -1x² को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 2x²। अब इन टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 7 के अंदर 6 को जब ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13x आ जाएगा। 13x + 13x आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। हम इसको माइनस करेंगे, 13 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8x। अब साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ी रकम के साथ साइन होगा वही 8 के साथ लगेगा। तो यहाँ पर -5 है और यहाँ पर 13x है। 13 टर्म जो है वो ग्रेटर है तो 13 टर्म के साथ पॉजिटिव साइन है तो वही प्लस का साइन हम 8 के साथ लिखेंगे, और -42 के साथ कोई दूसरी टर्म नहीं है तो -42 एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो क्वाड्रेटिक टर्म है, सेकंड टर्म हमारे पास लीनियर टर्म है, और जो लास्ट है वो कांस्टेंट टर्म है। तो ये एग्जैक्टली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। लेकिन इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये है, लेकिन ये इक्वेशन जो है वो 2 पे डिवाइड हो सकती है। तो सबसे पहले हम इसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो इस फुल इक्वेशन को मैंने 2 के साथ डिवाइड कर दिया। तो 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई x² + 4x - 21 = 1। तो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 का नाम दे सकती हूँ। ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को फुलफिल कर रही है। अब इसी इक्वेशन में हम फैक्टराइजेशन के मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, जिसके थ्रू मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी इक्वेशन को मैंने दोबारा यहाँ पर लिखा है
अब क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे ताकि फर्दर इसको सॉल्व कर सकें। तो फैक्टर्स बनाने के लिए सबसे पहले आपने कॉन्सेंट्रेट जो करना होता है, जो फर्स्ट टर्म कंसीडर आपने करनी होती है वो क्वाड्रेटिक टर्म होती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक टर्म के साथ आपको कोई भी कोएफिशिएंट नजर नहीं आ रहा, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक टर्म है, इसके साथ आपको कोई भी कोफैक्टर नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे खुद से कंसीडर कर लेंगे, सपोज कर लेंगे कि यहाँ पर क्या है, 1 मौजूद है, तो वो 1 मैंने यहाँ पर लिख लिया, प्लस 1, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म हम लोगों ने क्वाड्रेटिक टर्म को कंसीडर करना होता है, जो सेकंड टर्म हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है -21, जो कि कांस्टेंट टर्म है। फैक्टर्स बनते ही हमारे पास हैं वो हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म की मदद से और कांस्टेंट टर्म की मदद से। ये भी मैं बात आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये -21 यहाँ पर लिख लिया। अब -21 के हम लोग फैक्टर्स बनाएंगे, जैसे कि मैंने कंसीडर कर लिया यहाँ पर 7 3s are 21। जब आप इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एग्जैक्टली 21 आना चाहिए। जब आप इनको उसे क्या कहते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास यहाँ पर लीनियर टर्म आनी चाहिए 4। अब देखें यहाँ पर 7 है, -3 + 7 = आपके पास 7 + -7 में से 3 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4 + 4। बड़ी रकम के साथ जो साइन होता है वही आंसर के साथ अटैच किया जाता है सब्ट्रैक्शन और एडिशन में, ठीक है। तो देखिए आपके पास +4 भी आ रहा है, ठीक है, और 7 3s are 21 भी, ये दोनों की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है 7 और 3, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों टर्म्स हमारे पास एक्यूरेटली यहाँ पर आ गई है। अगर मैं 4x की जगह पर कोई वैल्यू पुट कर सकती हूँ तो मैं यहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट करूँगी, +7 -3, ठीक है। आप कहेंगे कि भाई 4 कहाँ चला गया, 4 की वैल्यू आपने क्यों पुट नहीं की, तो 7 में से जब आप 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 4 ही आंसर मिलेगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर वो नहीं लिखी। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 7x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7x बन जाएगा, यहाँ पर 3x के साथ होगा तो 3x बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर मिल गया हमें 7x और यहाँ से मिल गया 3x, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर x की वैल्यू है जो इनके साथ मल्टीप्लाई हुई है। -21 एज इट इज आ गया =0। अब ये जो टर्म्स है आपको लग रहा है कि ये टर्म्स जो है एक इक्वेशन है, ठीक है, ये एक इक्वेशन नहीं है, इसको 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर दूंगी, ठीक है, 2 पार्ट्स में। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे कि जो टर्म कॉमन आ सके। आप वो टर्म कॉमन ले सकते हैं कि जो दोनों में मौजूद हो, जैसे कि ये फर्स्ट है, इसमें x है, इस यहाँ पर भी x मौजूद है, यहाँ पर भी x मौजूद है, तो मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँगी तो यहाँ पर सिर्फ एक x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा, x प्लस यहाँ पर एक ही x था वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो सिर्फ यहाँ पर 7 रह जाएगा, माइनस यहाँ पे हम 3 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कॉमन क्यों लिया है, इसलिए कि 3 के टेबल में 21 भी आ जाएगा, 3 7s are 21, 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 3 7s are 21, ठीक है, ऐसे 3 7s are 21 ये मैंने कंसीडर कर लिया =0। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टर्म्स की रिपीटेशन हो रही है, देखिए x+7 दो दफा इक्वेशन में आ गए, इसको मैं कॉमन लेकर सिर्फ एक दफा लिखूंगी x+7 और यहाँ पर लिख दूंगी x -3 = 0, मैंने ये वैल्यू लिख दी। ये जो टर्म हमारे पास यहाँ पर रिपीट हुई है x+7 जो है ये आपको ये दिखाती है, ये बताती है कि आपने जो इक्वेशन सॉल्व की है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, आपके राइट हैंड साइड = लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये चीज़ प्रूव हो जाती है यहाँ से कि जो आपने इक्वेशन ली है वो बिल्कुल ठीक है, जो फैक्टर्स आपने लिए हैं यहाँ पर 7 और 3 फैक्टर्स जो लिए हैं वो बिल्कुल आपने एक्यूरेट लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इस सोल्यूशन को x+7 और x -3 को मैंने सेपरेट कर दिया है। अब ये जो x है हमारे पास ये यहाँ पर पॉजिटिव है, मतलब प्लस में है, ये जो हमारे पास है लेफ्ट साइड से जब राइट साइड की तरफ मूव करेगा तो ये मेरे पास बन जाएगा -7। अब यहाँ पर हमारे पास x है, ये -3 है, उस तरफ जब जाएगा तो ये हमारे पास +3 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमें सोल्यूशन सेट मिला है वो हमारे पास क्या है, सोल्यूशन सेट -7 और 3, हमारे पास 2 सोल्यूशन सेट हैं। इन सोल्यूशन सेट को, ये 2 सोल्यूशन सेट क्यों आए हैं, इसलिए आए हैं क्योंकि ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री जो होती है, उसकी जो पावर होती है, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, उसकी जो डिग्री होगी, जो उसकी पावर होती है वो 2 होती है, ठीक है, क्वाड्रेटिक्स में 2। इस वजह से इसके जितने भी सोल्यूशन सेट आएंगे, फर्दर भी हम जो इसके क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करेंगे, उन सब के आंसर्स हमारे पास क्या आएंगे, 2 सोल्यूशन सेट हमारे पास आएंगे। इन सोल्यूशन सेट को फर्दर चेक करने के लिए आप इक्वेशन 1 में उसे क्या कहते हैं, एक दफ़ा -7 पुट करें, एक दफ़ा 3 पुट करेंगे,
तो भी आपका आंसर अगर एक्यूरेट आ गया, बिल्कुल ठीक आ गया, तो इसका मतलब है कि जो गिवन सॉल्यूशन सेट है वो आपके बिल्कुल ठीक आए हैं। उसको प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पर इक्वेशन 1 को 2 दफ़ा लिख दिया है, ठीक है। इक्वेशन 1 को 2 दफ़ा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये है इक्वेशन 1 जो हम लोगों ने प्रूव की थी अभी। इसलिए मैंने 2 दफ़ा लिखा है क्योंकि जो मेरे पास है x की वैल्यू है वो 2 आई है। एक मेरे पास है -7 है, एक मेरे पास 3 है, ठीक है। सबसे जो पहला पार्ट है इसमें जो मैंने वैल्यू पुट की है x की वो -7 पुट की है। जहाँ जहाँ पर आपको x नजर आएगा वहाँ पर आपने 7 को पुट कर देना है। तो यहाँ पर स्क्वायर में तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, +4 एज इट इज आ गया। यहाँ पर भी ये x है तो यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया। -21 इज इक्वल टू 0। अब 7 7 हमारे पास क्या होता है, 7 7 49, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब आगे 4 7 या 7 4 28, ठीक है। यहाँ पर इसके साथ माइनस है, -7 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास। -21 इज इक्वल टू 0। 49 में से हम लोग क्या करेंगे, 28 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 9 में से 1 गया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 4 में से 2 गए तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2। 21 इज इक्वल टू 0। 21 में से 21 चला गया या आपने कटिंग कर दी तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर मेरा सोल्यूशन सेट प्रूव हो रहा है। 0 इज इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका मतलब है जो मेरा सोल्यूशन सेट है यहाँ पर जो -7 निकला है वो बिल्कुल ठीक निकला है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। उसी इक्वेशन को हम लोगों ने दोबारा से लिखा है। लिखने के बाद अब नेक्स्ट टाइम हम क्या पुट करेंगे, 3, क्योंकि सेकंड सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या था, 3 था। 3 मैंने पुट कर दिया, जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पे 3 पुट कर दिया। यहाँ पर 3 आ गया, 4 एज इट इज आ गया, x की जगह पर फिर 3 पुट कर दिया। -21, 3 3 9, 4 3 12, 21 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, 12 के अंदर 9 को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जब 12 के अंदर 9 को ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 21। तो 21 इज इक्वल टू 0। 21 से कैंसिल है, 21 से 21 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास आ गया 0। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो दोनों सोल्यूशन सेट हैं वो प्रूव हो चुके हैं और दोनों जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों हमारे पास क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पर हमारा ये सवाल मुकम्मल हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका जो सेकंड पार्ट है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो है उसकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।